जहां इंसान की औकात से दौलत बड़ी होगी, महल तनकर खड़े होंगे, झुकी हर झोपड़ी होगी। और जरा सोचो कि मुंह तक रोटियां क्यों आ नहीं पाई, तुम्हारी ही कलाई में कहीं कुछ गड़बड़ी होगी। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। आज एक बार फिर से ब्राह्मण समाज की हत्याओं का मामला गूंज रहा है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में हुई एक हत्या गूंज रही है, जिसको शिव कुमार तिवारी हत्याकांड के नाम से जाना जा रहा है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हम आ गए हैं परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी की जिला प्रवक्ता, जो कि प्रयागराज की जिला प्रवक्ता हैं, सुनीता मिश्रा जी के पास में। और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्राह्मण समाज के लोगों का इस पर क्या स्टैंड है, उनका क्या कहना है। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, जिस तरह से मामला गूंज रहा है, इसमें शिव कुमार मिश्रा के हत्याकांड का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश शासन पर, सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या कहना है इस पर आपका? और जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, अभी हाल ही में अगर देखा जाए, बिहार में भरत तिवारी हत्याकांड का मामला काफी ज्यादा जोर शोर पर ये पूरे देश में चर्चित हुआ था। तो जहां जहां भाजपा सरकार है, वहां वहां ये हत्याएं हो रही हैं, या इसका कोई और कारण है जिस पर कोई भी अभी सही ढंग से जान नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा है, या कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है? एक्चुअली में जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं ब्राह्मणों का, उन सब ने अपने मुंह में टेप लगा रखा है, सबने चूड़ियां पहन रखी है। उनको अपनी रोटी अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। वो उनको कोई अपने समाज से लेना देना नहीं है। और इस वजह से जो है, जब उनकी बात कोई नहीं रख पा रहा है, उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जब वही चुपचाप बैठे हुए हैं, तो आम जनमानस जिनको जिता के बैठाया है वो क्या करेगा। और शिव कुमार तिवारी की हत्या से ये साफ जाहिर हो रहा है कि लोगों में ना कोई भय रह गया प्रशासन का, शासन का। बुलडोजर वाले बाबा के राज में जब उनका है कि भाई वो ये फेमस हो चुका है कि यहाँ जीरो टॉलरेंस वो की नीति पे वो चलते हैं। तो जब इतना आतंक है उनका कि बुलडोजर चलेगा, मकान गिरा देंगे और रहने के आश्रय खत्म हो जाएगा, और उसके बावजूद एक वो बच्चा नाबालिग सा दिख रहा है, जो वो तलवार इस तरह से भांज रहा है। इतनी निडरता, इतनी निर्भीकता उनके शासनकाल में अगर है, तो आप सोचो कि फिर औरों के शासनकाल में क्या स्थिति रही होगी और क्या होगा। जी मैम, एक चीज और देखने से लग रहा है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा इस विषय में। जिस तरह से एक नाबालिग लड़का तलवार भांज रहा है, तलवार चला रहा है और बिल्कुल निडर होकर बार बार प्रहार कर रहा है, क्या लगता है कि ये सिर्फ एक नाबालिग लड़के का सवाल है, या एक नाबालिग लड़के को आगे करके हत्या करवाई जा रही है? उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये काम करवाना चाह रहे थे और उन्होंने करवाया, बखूबी करवाया। ये पूरी तरह से प्लान्ड लग रहा है, क्योंकि आप जो वीडियो बना रहे हैं, जो वीडियो आई है सोशल मीडिया पे, उसमें आप देखेंगे तो 2 लोग आगे, 2-3 लोग खड़े दिख रहे हैं, पीछे से आवाजें आ रही हैं। लेकिन क्या समाज के लोगों ने मतलब एकदम से अपनी मानवता को खत्म कर दिया? एक अगर 4 लोग मिलके ईंटा पत्थर भी मारते उस बच्चे को, तो भी उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती? क्या इतने भी लोगों के अंदर नहीं रह गई मानवता? इतनी कायर हो गए लोग? ये हमारे समाज में का घोर पतन है कि एक आदमी के साथ अगर कुछ हो रहा है और हम खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। इसलिए तो आज बहुत जरूरी है कि पहले संगठित हो लोग। जब संगठित होंगे, आपका बातचीत होती रहेगी। और क्या प्रशासन को इसकी सूचना तक, भनक तक नहीं थी? वो लोकल प्रशासन कहाँ सो रही थी कि इतनी बड़ी घटना? क्या आप जिस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में थाने चौकी होती है, वहां की उनको सारी जानकारी होती है कि वहां का कौन क्रिमिनल है, कौन किस मानसिकता का व्यक्ति है। उनकी ड्यूटी यही है कि वो वहां विजिट करें और ये सब चीजों की जानकारी रखें। फिर इतनी बड़ी घटना अगर हो रही है, तो ये सुनियोजित है, पूरी तरह से सुनियोजित प्लानिंग से लग रही है। और टारगेट पे सिर्फ ब्राह्मण है, चाहे वो जगह स्थान कुछ भी हो। एक चीज और है मैम, जैसा आपने कहा कि सुनियोजित है, तो वैसे भी किसी भी व्यक्ति को ब्रह्मभोज बुलाया जाना और बुलाने के बाद अचानक प्रहार हो जाना उस पर, और फिर जब उसको लेकर जा रहे थे टैक्सी में डॉक्टर के पास, फिर से रास्ते में रोका जाना, तो कहीं ना कहीं तो ये भी गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो ब्रह्मभोज में वो अकेले व्यक्ति थे?
उनके साथ और भी लोग तो थे। जब ये घटना घटी तो वहीं पर जिसने किया उसको तो तुरंत पकड़ा जाना चाहिए था। अगर वहां पे अगर 10-20 लोग भी होते तो क्या एक बच्चे के अंदर इतनी कैपेसिटी कहाँ से आई? वो कोई एनर्जी ड्रिंक लेके ऐसा आया था कि उसने अकेले सब कुछ कर दिया, लेकिन पूरे वीडियो में वो बच्चा अकेला दिख रहा है और जबकि लोग वहां आसपास मौजूद समझ में आ रहे हैं कि दिख रहे हैं कि वहां पे लोग हैं। अच्छा, अभी आप मैम एक चीज़ और कह रही थी कि जो भी लोग हैं, जो ब्राह्मण समाज के नाम पर वोट माँगते हैं, कहीं न कहीं वो भी दोषी, वो भी ज़िम्मेदार हैं। किनको आप यहाँ पर ज़िम्मेदार समझती हैं या किनको आपको लगता है कि कौन दोषी है यहाँ पर मुख्य रूप से? मुख्य रूप से जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने जो है बिल्कुल मौन व्रत धारण करके जो बैठ गए हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। उनको समाज से कोई लेना-देना जैसे नहीं रह गया है। एक के बाद एक निरंतर कांड हो रहे हैं भरत तिवारी से लेकर, और आप यहाँ सुल्तानपुर की घटना देख लें या कोई भी घटना देख लें, कंटिन्यू अगर कोई हिट टारगेट पे है तो वो ब्राह्मण है। तो इसमें सब कुछ सारे जो दोष है वो हमारे जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा रोल है, और जब तक वो मुंह नहीं खोलेंगे या तो फिर हमें अब सोचना पड़ेगा गंभीरता से कि मुझे ऐसा प्रतिनिधि अब नहीं चाहिए। ब्राह्मण समाज से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन उनका भी कोई बयान नहीं आता और जब भी उनसे पूछा जाता है तो कहते नहीं नहीं, ब्राह्मण समाज तो भाजपा से संतुष्ट है पूरी तरह से और भाजपा से कोई नाराजगी नहीं है। क्या कहती हैं इस पे? मैंने तो कभी उनको किसी विषय पर बोलते नहीं सुना है। मैं सच बताऊं तो मैंने आज तक उनको किसी भी विषय पर ब्राह्मणों से संबंधित हमेशा बचते हुए देखा है। हर आदमी सिर्फ बात करता है तो एससी, एसटी, ओबीसी जैसे ब्राह्मण तो उनको ब्राह्मणों के वोट की जरूरत ही नहीं है। और ब्राह्मणों को भी सोचना पड़ेगा कि हमने जो अपनी आबादी इतनी कम कर ली है, इसलिए हम अब कहीं के नहीं है। तो पहले आपको जनसंख्या पे नियंत्रण उनसे जबरदस्ती अब लागू कराना होगा और हमें अपनी जनसंख्या पर भी ध्यान देना होगा। एक तरफ अगर देखा जाए तो जो सवर्ण समाज है, सवर्ण समाज को इग्नोर किया जा रहा है। दूसरी तरफ अभी हाल ही में एक खबर आती है कि एससी एसटी का जो कंपनसेशन था, जो पहले 8.25 लाख रुपए था, उसको बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इस पर क्या सोचती हैं आप, क्या कहती हैं? पहली चीज तो कि ये पैसा आता कहाँ से है, कैसे सरकार अपने मर्जी से बिना पब्लिक ओपिनियन के इस तरह के निर्णय थोप रही है हमारे ऊपर। टैक्स भरता कौन है? उस टैक्स के पैसे को आप इस तरह से लुटा रहे हैं। आज जितना आरक्षण से लोग पीड़ित नहीं है, उससे ज्यादा पीड़ित ये एससी एसटी एक्ट से है, जिसमें परिवार बर्बाद हो रहा है क्योंकि उनको वो फर्जी भी मुकदमा कर करके और पैसे ले रहे हैं, और 90% मुकदमे जो है इसमें फर्जी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिपोर्ट बता रही है कि इसमें 90% लोग जो है फर्जी मुकदमे किए हुए हैं और कुछ लोगों को महीने 2 महीने के लिए अंदर रख के छोड़ दिया गया है। यानी कि ये टोटल खेल जो है सिर्फ एससी एसटी को सर पे चढ़ाने का खेल है, क्योंकि उनसे इनको वोट लेना है। मैम, वोट तो सवर्ण भी देता है, वोट तो बाकी लोग भी देते हैं, लेकिन फिर सिर्फ एक जाति का तुष्टीकरण, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो एक समय कहती थी कि तुष्टीकरण किसी का भी नहीं होगा। और उस समय जब कांग्रेस सरकार थी तो ये कहती थी कि धर्म के आधार पर तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन जब खुद की सरकार बनती है तो जाति के आधार पर तुष्टीकरण होना शुरू हो जाता है। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, भाजपा जो पहले थी और आज थी, दोनों में काफी फर्क है। हम लोग भी जिस भाजपा को सोचकर भाजपा के भक्त थे या जो भी बोलिए, आज कहीं कहीं हम भी सोचने को मजबूर हैं कि कुछ बात चीजों में भाजपा की नीति जो है वो बिल्कुल कांग्रेस की लाइन पे ही चल रही है। तो हमें भी अब सोचना है कि हम अपनी बात कैसे मनवाएं। और जहां तक रही सवर्णों की बात, आज भी सवर्णों को जिस दिन वोट डालने जाना होता है, वो पहले से अपनी प्लानिंग करते हैं कि मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली, 3 दिन की छुट्टी मिली, पहले चले हम सैर सपाटा कराएं या हम एसी में बैठ के सोएं। जबकि वही एसटी एसटी ओबीसी अपने घरों से निकल के जाते हैं और अपने प्रतिनिधि को वोट देते हैं। तो ये जमीनी स्तर पे अब हम सबको सोचना होगा कि जब हमें छुट्टियां मिलती वोट के दिन, हम क्या कर रहे हैं। हम खुद भी सजग नहीं है, तो आपको अब इन सब चीजों पे गहराई से चिंतन करना होगा, नहीं तो जो स्थिति आज है वो इससे भी भयावह स्थिति बहुत जल्द आने वाली है। मैम, एक तरफ सुल्तानपुर में, एक तरफ अभी ये गोरखपुर में हत्या होना शिव कुमार तिवारी की, और
इस पर कोई भी नेता का बयान ना आना, कोई भी सवर्ण समाज के पक्ष में बात ना होना, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार का एससी एसटी कंपेंसेशन को बढ़ा देना, क्या इशारा करता है ये सीधा सीधा राजनीति है, पूरी राजनीति है। ब्राह्मण शुरू से क्या है, सवर्ण क्या कर रहे हैं? सवर्ण तो अपने घर से निकलते नहीं है। ब्राह्मण क्या करते हैं? वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः ही जपते बैठे रहते हैं। तो अब इतनी सहिष्णुता आपको छोड़नी पड़ेगी। वो समय बीत गया जब हम वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः कर रहे थे। अब सरकार बोलते हैं ना, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी पूछ। तो अब पूरी राजनीति इसी पे है कि संख्या जिसकी ज्यादा है और उसी को सब कुछ दिया जाएगा, उनको खुश रखा जाएगा, और आपके साथ कोई भी खड़ा होने वाला नहीं है क्योंकि आपकी संख्या कम है। 2027 को लेकर क्या ये तुष्टीकरण किया जा रहा है? क्या वोट बैंक साधने की कोशिश है जब ये एससी एसटी कंपेंसेशन में बढ़ोतरी की गई है? सिर्फ कंपनसेशन बढ़ोतरी नहीं, पूरी आप देखें तो ये एक्ट लाया क्यों गया, किसने मांगा, यूजीसी की क्या जरूरत थी? कोई भी चीज आप उठा के देखेंगे तो किसी भाई बंधु ने, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी कोई भी हो, किसी ने उसके लिए कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं किया था। फिर भी सरकार की मंशा क्या है, ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये 2027 को साधने की सभी अपनी अपनी तरफ से कोशिश में लगे हुए हैं। 2027 को लेकर अगर आपसे पूछी जाए, ब्राह्मण समाज की राय पूछी जाए, सवर्ण समाज की राय पूछी जाए, किधर जाने वाला है सवर्ण समाज? चूंकि काफी उथल पुथल देखी जा रही राजनीति में वर्तमान में, तो किधर जा सकता है? देखिए, अभी तो कहना बहुत जल्दबाजी है क्योंकि अभी समय है, और दूसरी चीज ये है कि यूपी में जब तक योगी जी हैं तब तक पहले से तो काफी हम संतुष्ट हैं। जो पहले की स्थिति थी वो और भी भयावह थी। तो उस स्थिति को देखते हुए अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं आज की डेट में, तो अभी भी मैं तो योगी को ही वोट दूंगी, क्योंकि अभी भी हम सुरक्षित अगर हैं तो उनकी वजह से सुरक्षित हैं हम। बाकी जो भी चीजें चल रही हैं वो हमारे जो प्रतिनिधित्व और भी नेता कर रहे हैं, उनकी भी ड्यूटी बनती है कि अपने अपने क्षेत्रों का वो ध्यान दें, अपने अपने क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित करें, वो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। इसके पहले के शासनकाल में हम देखें तो हम लोगों को घर से निकलना मुश्किल था, हम अपने पति बच्चों के साथ भी रात में आने जाने में डरते थे। तो ये सब चीजें थोड़ी तो है, अभी भी चल रही, लेकिन अभी 27 तक आते आते अगर कुछ नीतियों में ये परिवर्तन करते हैं, हमारी बातों को सुना जाता है, तब हम उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ खड़े होंगे। जो हत्याकांड हुआ है भाई, इसको लेकर योगी जी क्या कहना चाहेंगे? योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति ब्राह्मणों के लिए कहाँ चली जाती है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप जब स्पष्ट रूप से कहीं पर भी खुले मंच पे आप कहते हैं कि एक चौराहे पे अगर कोई छोड़ेगा तो वो दूसरे चौराहे तक जिंदा नहीं बचेगा, फिर एक बच्चा, मेरी समझ में वो उसको अभी अच्छे बुरे की भी समझ नहीं होगी, यानी कि किसी ने उसका इतना ब्रेन वॉश किया कि वो खुले आम सड़क पे तलवार भांज रहा है। ये स्थिति पैदा कैसे हुई इनके रहते हुए? तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक नाबालिग बच्चे के अंदर इतना जहर कैसे आया? क्या ये जहर था या ये जहर भरा गया? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इस पर विचार करने की जरूरत है, और ना सिर्फ विचार करने की जरूरत है बल्कि इसकी तहकीकात करने की जरूरत है, इसकी गहनता से जांच करने की जरूरत है, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। फिलहाल इस पर आपके क्या विचार हैं? आप भी अपने विचार जरूर रखिएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।